एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम में जम्मू श्रोता मनकर स्वागत है। और कृष्ण भैया, आज है हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम। बाकी देखिए आज का जो कार्यक्रम है नहीं बिरजू भैया, इस सजीव है बिल्कुल। हमारे लिए सुनवैया किसान भैया बहनी मन नहीं सीधा सोच फोन करके हमारे विशेषज्ञ के लिए सवाल पूछ सकते हैं। तो सबले पहले तो देखिए आज का जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनकर मैं परिचय दे दूँ। आज का विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर, वैज्ञानिक हमें सस्य विज्ञान कर, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में। बिल्कुल, तो इनकर स्वागत करत हन। और आज कर जो विषय है तेला बताए रखी बिरजू भैया। देखिए विषय कर बात करी तो देखिए आज है कि भाई आगामी गेहूं और सरसों फसल कर उन्नत बुआई कैसे करल जाए, यानी बुआई कर उन्नत तकनीक का है और ओकर प्रबंधन कैसे करल जाए है नहीं। तो ये आज का विषय है और हमारे जो श्रोता भाई हैं ये विषय में अपन सवाल पूछ सकत हैं, फ़ोन कर सकत हैं। तब तक हमन शुरुआत करत हन। हमारे जो मेहमान हैं आज का जो विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी। तो डॉक्टर साहब राउत कर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भैया। और आज के कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। तो कृष्ण भैया अभी तो शुरुआत करल जाए। तो डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी, अभी तो हमन देखत हन कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं खरीफ के कटाई करत हैं और अब जो समय आएगी से रबी फसल कर, और रबी फसल में क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई हैं विशेषकर जो है गेहूं और सरसों के अधिकतम खेती करते हैं जी। तो अभी जो गेहूं और सरसों के बुआई के यदि हमन बात करी तो अभी किसान भाई का तैयारी करें? अभी बेरा ओकर है गेहूं लगाए कर। हाँ, बहुत ही सही समय पे बहुत ही उपयुक्त सवाल आपने किया है। तो गेहूं और सरसों की जब हम उन्नत बुआई की बात करते हैं, या गेहूं और सरसों के अतिरिक्त भी अगर मैं बोलूं किसी भी फसल की उन्नत बुआई के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि की तैयारी और बीज का चयन। तो भूमि की तैयारी करने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई समय निकल जाने के पश्चात कीटनाशी दवाइयों के परिचय के लिए, जानकारी के लिए या किसी रोग के नियंत्रण के लिए बहुत भटकते हैं और परेशान रहते हैं। तो भूमि की तैयारी में सबसे ज़रूरी बात आती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस बार वर्षा ज़्यादा हुई है, देर तक हुई है, तो धान की कटाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो इस बार फसल जो है हमारी रबी की वो देर से लगेगी, तो जाहिर है देर से लगेगी। और अगर मैं गेहूं की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे भी गेहूं को ठंडे समय की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। और जब फसल पकने की अवधि आती है तो ये ठंड बहुत हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी उपज में अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों से, अन्य राज्यों से उपज कम आती है। तो मैं किसान भाइयों को ये सजेशन देना चाहूँगी या सलाह देना चाहूँगी कि बुआई करते समय आप पहले तो भूमि की उपयुक्त तरीके से स्वच्छता बरकरार रखें, क्योंकि भविष्य में जब आप भूमि की सही तैयारी नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो कई सारे कीट और व्याधियों का प्रकोप आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कीट की हो या किसी व्याधि की हो, रोग व्याधि की हो, तो जब आप जीवन चक्र का अध्ययन करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे कीट ऐसे हैं या व्याधियां ऐसी हैं जो सुसुप्ता अवस्था में जो कटाई के बाद खेत है वहाँ मौजूद रहते हैं, चाहे वो घास कुल के पौधों में रहें, खरपतवारों में रहें, या फिर भूमि में ही उनके अंडे या इल्लियाँ मौजूद रहती हैं। तो पहले तो भूमि की गहरी जुताई करें। ये भूमि के डॉक्टर साहब एक फोन ऐसा है जी, तो बिरजू भैया। हेलो, हेलो, अभी लगत है फोन हर नहीं सुनाते, तो डॉक्टर साहब से हम बात ला जारी रखत है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बताते रहे कि भाई गेहूं के खेत की तैयारी कर लें, है ना, फिर होकर बाद
खेत की सही तैयारी कर लें। उसके बाद अगर आपको बीजों का चयन करना है तो सबसे पहले तो बात कि आप किस तरह की किस्म का चयन करें जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए लाभदायक हो। आज जलवायु में इतना हेलो हेलो नमस्कार का नमस्ते, कहाँ से बोलत हन? योगेश जांगड़े बोला था, हम सिरवा बांधा विनय सरल। स्वागत है विनय जी हमारे कार्यक्रम हेलो। योगेश जांगड़े बोला था भैया। योगेश जांगड़े जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हेलो किसानवाड़ी और फोन इन कार्यक्रम है हमार। तो आज हमारे विशेषज्ञ बैठी ने और आज का जो विषय है कि आगामी गेहूं और सरसों फसल के उन्नत खेती हमन कैसे कर सकत हन। कोई सवाल है तो आज का जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी बैठी ने अपन सवाल करी सुनत हैं राउर कर सवाल ला। अभी एक हफ्ता में हमार धान कटाई हो जाते है जी, तो ओकर बाद हम खेत के तैयारी कैसे ढंग ले करेंगे के जी, उसी विषय पर हम अभी बात कर ही रहे थे कि खेतों की तैयारी के लिए आपको, अगर आप गेहूं के लिए विशेषता पूछना चाहेंगे तो आपको गहरी जुताई करने की ज़रूरत है, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें जब उनकी अंकुरण होती है तो उसके ज़्यादा बल का प्रयोग, ज़्यादा शक्ति का प्रयोग ना करना पड़े। आपकी भूमि भुरभुरी होनी चाहिए, है ना, और उसको 3 से 5 सेंटीमीटर की बुआई आपको करनी है भूमि में, ठीक है। और भूमि की तैयारी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पहले तो जैविक खादों का प्रयोग अवश्य रूप से करें। अभी अगले कार्यक्रम में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसमें आप बीजों का बीजोपचार ज़रूर करें, बुआई से पूर्व बीजोपचार करें। भूमि की तैयारी में आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप एक फ़ायदे अगर हम बात करें कि अगर आप खाद इस्तेमाल करते हैं गोबर का, तो आपको, क्योंकि गेहूं अधिक जल मांग वाली फसल है, तो मिट्टी का चयन करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ी भारी मृदा का चयन करें, क्योंकि इसे 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही है अमूमन। और एक ठन और फोन आता है बिरजू भैया। हेलो 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 तैयारी के लिए आपको हेलो गेहूं के हेलो हाँ हेलो किसानवाड़ी। हेलो हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में राउर कर स्वागत है। अपन नाम बताइए। भैया राम राम भैया, मैं तारकेश्वर पुले मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। मधुसूदन जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम है। हाँ भैया धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, हाँ मैं विषय अभी पढ़ेन सुनेन जानन भी कहा है कि हमारा कार्यक्रम दौरान भी सूचना मिल जाते हैं। अच्छा बहुत अच्छा विषय हमारे किसान मनबर जो डॉक्टर साहिबा इन है दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी वाला भी मोर कति ले प्रणाम है जी, जय जोहार जी। मोर कति मोरे सवाल रही कि जैसे हमन तो गेहूं की खेती करबे करते, लेकिन हमन जे टाइप से हमन ला पैदावार उपज मिलना चाहिए वैसे कर नहीं पाती, तो कहीं न कहीं हमन ला जो वैज्ञानिक विधि होते ओकर हिसाब से हमन कर नहीं पाती। तो एक बारे में आप जानकारी बताते हैं, साथ में हमन उन्नत किस्म की बीज कहाँ ले प्राप्त करी। जी, रही बात उन्नत किस्म की, तो आप अपने क्षेत्र विशेष में संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र हैं या वहाँ अगर सीड हब का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन किया जाता है बहुतायत में और क्षेत्र विशेष के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, या कोई अनुसंधान केंद्र है या विश्वविद्यालय के एक ठन और अंतर्गत फोन आता है बिरजू भैया। तो देखिए दोनों सवाल हमन अब बाद में जवाब देबो, लेकिन पहले फोन ले लेतन। हाँ हेलो हेलो लगा तो संपर्क कट गई बिरजू भैया। हाँ लगा कट गई। हाँ डॉक्टर जी, साहब मैं हाँ इसी विषय पर बताती हूँ कि आप संबंधित अनुसंधान केंद्रों से भी गुणवत्तापूर्ण जो बीज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आपके क्षेत्र विशेष के लिए कनिष्का, मावंती, विद्या, ऐसे अन्य बहुत सारी किस्में हैं, हंसा गेहूँ, अंबर, जो बहुत अच्छा उपज दे रही हैं। और यदि आपको उपज में गिरावट महसूस हो रही है तो ज़रूर हमारे प्रबंधन में कोई चूक रही होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी किस्म अभी विश्वविद्यालय द्वारा
उपलब्ध कराई गई है, जिनकी जो मांग है वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों तक भी बहुत प्रचलित है, और ये इनका प्रोडक्शन कर पाना हमारे लिए एक चुनौती का विषय हो गया है, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो आप जिस तरह की अगर गेहूं की किस्म में अलग अलग तरह की किस्में देखी जाती हैं, कोई चपाती बनाने के लिए बहुत विशेषता उनकी होती हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बीज हैं वो संबंधित अनुसंधान केंद्र से या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए राहुल का जो जवाब है मिल गए हुई। तो कृष्ण भैया, तो डॉक्टर साहब हम बात करते रहे कि भाई पहले तो खेत बढ़िया तैयार कर लें, उसके बाद जो है किस्म के चयन कर लें, जैसे रोडे अभी बताएं भी हमारे एक श्रोता के फ़ोन रही जी। अब किस्म चयन के बाद जो है अगला एक और फोन आता है, तो देखा था कि अगर फोन आता है। हेलो हेलो हेलो, लेकिन लगता है तो संपर्क कट गई सर। हाँ। तो डॉक्टर साहब, हाँ रउरे बताते रहें कि भाई कौन तरीका से गेहूं कर खेती अब एकर साथ ही साथ मोरो एक ठन सवाल रही डॉक्टर साहब कि यदि गेहूं कर फसल में दे सिंचाई कर का स्थिति रहते, ओकर सिंचाई ला कैसे करना चाहिए? कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को देखिए, गेहूं क्योंकि अधिक जल मांग वाली फसल है, तो शुरुआत से ही अगर हम एक कहना चाहिए कि पूर्व में ही अगर हम सावधानी बरतें, और क्योंकि अगर हम देखें रासायनिक खादों का प्रयोग करने के लिए हमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और उनके वो जल जो है पोषक तत्वों को घोल के रूप में ही लेता है। तो गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं अमूमन यहाँ देखी जाती हैं छत्तीसगढ़ में, और 6 अमूमन उनकी जो जल मांग की आवश्यकता है उसमें सबसे क्रांतिक अवस्था कही जाती है वो है शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था, जो कि आपकी बुआई के 21 दिन के बाद आती है। तो ये शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था में आपको सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि आर्थिक क्षति के लिए और उसके अंकुरण को बचाने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करें तो अंकुरण के पश्चात आपको 40 से 45 दिन में जब टिलरिंग की अवस्था आएगी तब आपको एक सिंचाई करनी है, जिसकी जल मांग की आवश्यकता की अगर हम देखें तो ये 40 से 45 दिनों में आने वाली जो अवस्था है उसके बाद आती है जॉइंटिंग स्टेज, जिसे हम अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं, जो कि आपके 60 से 65 दिन के बाद आती है। डॉक्टर थोड़ा सा रोकत हूँ। हेलो हेलो किसानवाड़ी। हाँ राहुल का स्वागत है हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम में। सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। एक बार नाम लाउर बताते हैं। मैं प्रेम साय रजवाड़े बोला था, सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। राम राम। राम राम प्रेम साय जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और गेहूं लगाना चाहते तो कौन सा बीज लगा सकते हैं, और एक बीजो उपचार कैसे कर सकते हैं, और जोताई कैसे करना है, और खाद उर्वरक के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं किस तरह से डालना है और कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं। बिल्कुल, रोरे जो सवाल करे थन ऊपर हमन गोट बात करे थन। उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम रोरे सुनत दियो। तो डॉक्टर साहब इनकर सवाल सुने भी हो तो हमन गोट बात करे थन, और एक कहते हैं कि किस्म, इनका पहला सवाल रही कि किस्म कौन सा उगाल जाए इस क्षेत्र में। जी, किस्म के लिए हम पहले ही चर्चा में ले चुके हैं कि आप मावंती, विद्या, कनिष्का, छत्तीसगढ़ गेहूँ 3, 4, हंसा, इस तरह की वैरायटी, अरपा रतन जो डेवलप्ड वैरायटी है इस जलवायु के लिए, ये हमारे यहाँ का जो जलवायु है जी उसके लिए ये शोध किया जा चुका है, और इसकी जो उपज जो है वो भी प्रॉमिसिंग यील्ड देती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 100 से 120 केजी के आसपास रखनी है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने समय से बुआई की है कि नहीं, या आप किस विधि से बुआई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रही बात इसकी उर्वरक की मात्रा की, तो इसे 120 किलो के आसपास नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलो के आसपास स्फूर की, और 40 केजी लगभग इसको पोटाश की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आप भूमि की जांच कराने के साथ इसमें यदि अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता है उसे भी आप उसमें भूमि में डाल सकते हैं।
और इसकी गेहूं की अगर हम बात करें तो जैसे हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं कि इसमें 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जैविक खेती की ओर जाते हैं तो आपकी जल मांग की आवश्यकता न सिर्फ गेहूं में, अन्य फसलों में भी प्रायः कम देखी जाती है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इसके सीड ट्रीटमेंट की, तो आप सीड ट्रीटमेंट के लिए किसी भी भूमि जनित जो रोग हैं उनके लिए आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका, या भूमि में अगर चाहें तो इसे खाद के साथ मिला सकते हैं, अथवा इसे 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसे आप बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार करने के लिए आपको बीजों को फर्श में, छायादार फर्श में बिछाकर उसमें हल्की पानी का छिड़काव करना है, ताकि बीजों में नमी आ जाए, हल्की नमी आ जाए। बीजों को भिगाना नहीं है, नमी आ जाए। फिर ये पाउडर के रूप में होता है, चूर्ण के रूप में होता है। इसे आप बीजों में छिड़ककर हल्के हाथों से इसे मसल लें और दोबारा इसे छायादार जगह में सुखाकर इसे बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रांतिक अवस्था में रहो सिंचाई कर बात करते रहें, तो अभी तो चलिए शुरुआत कर बात है, जब बाली निकलते तेहु घनी सिंचाई करते का? जी, बाली निकलते समय भी सिंचाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाली बनने के बाद दूध भरने की अवस्था में भी इसे जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये एक क्रांति का, यदि हम देखें कि हमारे पास यदि सिंचाई की जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है तो शीर्ष जड़ निकलने के बाद जो पुष्पन की अवस्था है और बाली बनने की अवस्था है, यही सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था गेहूं में देखी जाती है। बिल्कुल भैया, देखिए गोइठर बढ़िया चलता है, बाकी मैं कहत रहन कि एक दो ठन संदेश रही। अच्छा, तेला सुन लेते हैं, तेकर बाद में आने और गोइठ बात करते हैं। हो तो संदेश ला सुना थी। सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बिरजू भैया, ये संदेश मतलब तो सुने, बाकी और का पूछना चाहते रहो रे? डॉक्टर साहब से तो यही पूछना चाहते, जैसे बताएं भाई कि कौन सा किस्म चयन कर रहे हैं। फोन आता है। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते जी, नमस्कार। वैज्ञानिक डॉक्टर महोदय, मैं अनूपपुर से बोल रही हूँ जी। हम जहाँ पर गेहूं उगाते हैं जी, तो अभी तो वो जमीन सूख गई है, तो क्या हम पलावा समझती ना आप? जी जी। एक बार मिट्टी को भिगो के फिर उसको जोताई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं जी। हाँ, तो इसके बाद फिर कितने दिन में सिंचाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप पलावा विधि से बुवाई करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि गेहूं की जो क्रांतिक अवस्थाएं हमने अब पहले ही डिस्कस कर ली है, पहले इस विषय में चर्चा किया जा चुका है। तो आप इसके बाद 1 महीने के बाद आप इसमें दोबारा सिंचाई कर सकती हैं, है ना। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे हम फील्ड अपीयरेंस एक कहते हैं अपनी विधि, कि उसको देखिए और महसूस करिए। तो आप जाइए खेतों में और खेतों के बीच में, मेड़ों से किनारे की ओर बीच में जाकर एक मुट्ठी आप मिट्टी उठाइए। अगर उस मिट्टी से आपका
एक तरीके से बंध जाता है मिट्टी, है ना, तो इसमें नमी की मात्रा अभी है, आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। यदि वो मिट्टी नहीं बंधती है, भुरभुरी रह जाती है, तो आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको सिंचाई के समय की जानकारी लेनी है तो एक पीट मेथड होता है, रेत और गड्ढे का मेथड होता है, विधि होती है, जिसमें आप खेतों के बीच में सूरजमुखी का फूल जो है, सूरजमुखी के पौधे लगाते हैं, 4-5 पौधे आप किसी क्षेत्र में विशेष में लगा दीजिए और वहाँ मिट्टी की अपेक्षा आप वहाँ रेत भर दीजिए। यदि वो पौधे आपको सूखते हुए नज़र आते हैं, इसका मतलब है कि आने वाले हफ्ते भर में 7 से 8 दिनों में आपके जो मॉइस्चर का स्ट्रेस है, नमी की कमी है, वो आपके गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। तो जब वो सूर्यमुखी के पौधे आपको झुके हुए और झुलसे हुए दिखें तो उसी वक्त आप उसमें सिंचाई कर सकती हैं। तो ये एक पहचान करने की एक तरीका है जो किसान भाई आसानी से बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी देखिए सिंचाई जो है 25 दिन बाद, फिर 45 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद, इस तरह की 3-4 जो भी सिंचाई उपलब्ध हो मिट्टी देख के जी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोरे फ़ोन करें हमारे कार्यक्रम में, और उम्मीद है कि राउत के जवाब मिल गए हुई। तो डॉक्टर साहब हमन गोट बात करते हैं कि अब जैसे गेहूं तो किसान उत्पादन कर लेते हैं, उसकर जो कटाई है या भंडारण है उसमें क्या सावधानी बरते? देखिए, कटाई और भंडारण की सावधानी बस इतनी आपको रखनी है कि नमी की मात्रा आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके खड़ी फसल में अगर आपने कटाई कर ली है, उसके बाद उसकी नमी की मात्रा 25 से 30% है, तो आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए और उसको हार्वेस्ट करने के बाद 10 से 12% तक की नमी की मात्रा तक आप उसको थ्रेसिंग फ्लोर में उसको सुखा करके उचित तरीके से फिर उसका भंडारण करें। यदि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रह जाती है तो गेहूँ कुछ इस तरह से है, आप घरों में भी रसोइयों में उपयोग करते हैं तो देखेंगे कि अगर आपने एयर टाइट बक्सों में अगर उसे नहीं रखा है तो आटों में जल्दी फफूंद लग जाती है। तो इस तरह के तरीके से उसकी नमी की मात्रा उचित मात्रा में उसका भंडारण करना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में हम इसे उपयोग में ला सकें। तो 8 से 12% के अगर नमी की मात्रा है तो आप इसका भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा बढ़िया बताएं। और थोड़ा सा हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, अब किसान भाई गेहूं के साथ साथ सरसों भी इस क्षेत्र में ज़्यादा लगाते हैं जी। तो सरसों में किस तरह से तैयारी करें, कौन सा किस्म अपना, एक बारे में थोड़ा सा बताएं। पूरा कब लगाएं, कैसे लगाएं, और क्या तैयारी करें? देखिए, अगर हम दोनों विषय विशेष के में मैं प्रकाश डालूं तो गेहूं और सरसों के दोनों की खेती के लिए अगर किसान भाई ये जानकारी चाहें कि हम क्या लें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सरसों की खेती की ओर ज़्यादा जाएं। यदि आपके पास 4 एकड़ ज़मीन है तो आप 3 एकड़ पे सरसों लगाएं, 1 एकड़ पे गेहूँ लगाएं। कारण ये है कि गेहूँ जो है बहुतायत में देखा जाता है कि उसकी मांग अधिक होती है, उसके प्रबंधन में खर्च बहुत आता है, जबकि सरसों की मांग और उनके प्रबंधन में खर्च कम आता है। तो सरसों का अगर हम बुआई करना चाहते हैं तो 5 से 6 केजी हमें सरसों के बीज की आवश्यकता होगी। भूमि की अच्छी जुताई कर लें, उसको अच्छे से पाटा चला के समतल कर लें, क्योंकि सरसों के जैसे हम ये बहुत ही अगर कोई पहली बार भी खेती कर रहा है तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि बहुत छोटी दाने होते हैं, छोटे सीड होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है ताकि उसका अंकुरण अच्छे से हो। और बुआई के समय ये ध्यान रखें कि प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें ताकि उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी हो और आप जो उसमें इनपुट लगा रहे हैं, जो भी आप उसमें अपने उपकरण और खर्च कर रहे हैं, उसका आपको सही मुनाफा मिल सके। तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ सरसों एक किस्म है जो इस क्षेत्र विशेष के लिए डेवलप की गई है, इस किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि ये तिलहनी फसल है तो इसमें आपको नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश के अलावा सल्फ़र की भी मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सल्फ़र जो है, सल्फ़र जिसे हम गंधक कहते हैं, गंधक चूर्ण आपको 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से मिलाना आवश्यक है। इसकी उर्वरक की मात्रा अगर हम देखें तो नाइट्रोजन इसमें लगता है 100 से 120 केजी और स्फूर इसमें लगता है 40 से 60 केजी, पोटास लगता है 20 से 25 केजी। तो ये उसके साथ साथ आपको सल्फ़र की मात्रा आवश्यक रूप से मिलानी है, क्योंकि इससे तेल की जो मात्रा है बीजों में वो बढ़ती है, तेल की मात्रा बढ़ती है, पौधे में बीजों में चमक बढ़ती है, जिससे आपको बाज़ार में इसका कीमत अच्छी मिलती है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, 1 मिनट रुकत हो, एगो संदेश है ओला सुन लेतन था किशन भैया, बातचीत आगू जारी रखबो। किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो डॉक्टर साहब सरसों के बारे में बताते रहे जी। हम बात कर रहे थे इसके पोषक तत्वों के प्रबंधन की। तो पोषक तत्वों के प्रबंधन किसी भी फसल के अच्छे पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और अगर आप संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो आप कीट व्याधियों से भी अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जैसे हम फसल बात करें सरसों की, तो सरसों में अमूमन हर क्षेत्र में माहों के फसल का माहों के कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। तो अगर हम इस क्षेत्र के लिए बात करें तो आप सरसों तो गेहूं में भी लगे जी। तो अगर हम इस क्षेत्र के लिए देखें तो आप सरसों की जगह राई की खेती करें। ये जो है ज़्यादा थोड़ा सहनशील होता है सरसों की अपेक्षा में। और हो सके तो अगर इसकी 15 नवंबर से पहले अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो वो उपयुक्त रहेगा समय, ताकि आप किसी प्रकार की कीट व्याधियों से फसल की सुरक्षा कर सकें। दूसरा, अगर आपको माहों देखने को मिलता है तो आप इसके फली बनने की अवस्था में और पुष्पन की अवस्था में इसकी सिंचाई कर सकते हैं। इससे एक नमी माइक्रो क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होता है। तो माहों के प्रकोप से हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि हम बात करें जैविक नियंत्रण की, तो कुछ परभक्षी कीट हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, जिसे हम अपने अध्ययन की भाषा में लेडी बर्ड बिटल, सिरफिट फ्लाई, क्राइसोपा कहते हैं। इनका आप संरक्षण करें। संरक्षण के लिए आप कीटनाशी या किसी भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो है संतुलित मात्रा में करें, अनुशंसित मात्रा में करें। यदि प्रकोप अधिक हो तो अधिक प्रकोप होने की स्थिति में रासायनिक नियंत्रण के लिए आप थायोमिथॉक्साम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 25 WG के मिश्रण के रूप में आता है। इसका उपयोग आप 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के साथ घोल बनाकर इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। या अन्य किसी भी चूसक कीट के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव आप 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर जल की मात्रा में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जैसे हम रासायनिक दवा तो छिड़काव करबे करते हैं, जो एक समन्वित कीट नियंत्रण है जी, ओकर में हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन तरीका से करें? जैसे रोरे बता भी रहे हैं कि जैसे प्रकाश प्रपंच हो गई या फिर जो देसी जैविक जो दवा है ओकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आजकल देखिए जैविक उत्पादन की ज़्यादा मांग है, तो किसान भाई जो हैं जैविक जो तरीका हो ज़्यादा अपनाएं, समन्वित कीट नियंत्रण अपनाएं। और शुरू में भी बताएं कि भाई जहाँ भी बुआई करते हैं तो पहले खेत की सफाई कर लें। तो बड़ा बढ़िया रोरे बताएं कि भाई का रोग लगते। अब सिंचाई की कब सरसों में ज़रूरत पड़ते या बहुत कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ते, एक व्यवस्था कैसे करें किसान भाई? सरसों देखिए इसकी जल मांग बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें लागत कम आती है। तो सरसों में एक तो जीवन सुरक्षा की जो सिंचाई होती है, जो आपको बुआई के बाद करनी होती है, वो तो आपको आवश्यक रूप से करनी है। इसके बाद आपको 30 से 35 दिन में एक दूसरी सिंचाई करनी है। लगभग 3 सिंचाइयों और या उससे भी कम, यदि आपकी मिट्टी जो है मिट्टी का प्रकार भारी है तो आपको कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मिट्टी आपकी रेतीली है, दोमट है, बलुई मिट्टी है, तो उसमें आप 3 सिंचाई में सरसों की अच्छी फसल ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वही मैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो इतना बढ़िया जानकारी देता है, नहीं कि लगता है कि हम गोएट ला करते रही। बाकी हालू रौरे मंडी भाव और मौसम का जानकारी तो बताए रखते हैं।
देखिए आज मौसम की बात करी तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कल के अनुमानित तापमान की बात करी तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहेकर अनुमान है। और देखिए मंडी भाव की बात करी तो मकई रईस आज का जो भाव है 2229 रुपये प्रति क्विंटल और महुआ रईस 3300 रुपये प्रति क्विंटल। और एक साथ मैं कहता हूँ कि अब किसानवाड़ी कार्यक्रम से विदा ले जाए। हाँ।